नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सर्वोदय अकादमी के YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मैं आप सभी से राजस्थान की ज्योग्राफी को डिस्कस करना प्रारंभ करूंगा और आज का जो विषय है हमारा वो राजस्थान की ज्योग्राफी के संदर्भ में पहला टॉपिक है, वो राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई उसके संदर्भ में आपसे बात करूंगा। राजस्थान की उत्पत्ति, इस राजस्थान की उत्पत्ति वाले टॉपिक में हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को ऐसे एक दो बता देता हूं जिनके कारण से ये मुद्दा बने कि हाँ, ये बातें डिस्कस करनी चाहिए। एक प्रश्न मित्रों कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलें पाई जाती है वो किसका भाग है। तो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, क्या वो पेंजिया का भाग है, क्या पैंथलासा का भाग है, या अंगारा लैंड का भाग है, या गोंडवाना लैंड का भाग है, या टेथीस सागर का भाग है। तो एक तो प्रश्न मित्रों ये पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि जो मित्रों राजस्थान के अंदर जो अरावली की पहाड़ियां हैं, ये अरावली की पहाड़ियां किसका भाग है। तो उसके संदर्भ में भी प्रश्न उठता है कि गोंडवाना लैंड का है या अंगारा लैंड का है। लॉरेंसिया क्या होता है, लॉरेंसिया का या अंगारा लैंड का भी कोई राजस्थान में महत्व है क्या। तो ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों के अंदर। तो उसको लेकर के राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में मैं आप लोगों से आज डील करने वाला हूं। सुनिएगा, इस टॉपिक को प्रारंभ करने के लिए मुझे ज्योग्राफी की हिस्ट्री में आप लोगों को ले जाना पड़ेगा। मैं मित्रों बात स्टार्ट करूंगा, एक जलवायु वेता है, एक भूगोल वेता है मित्रों, जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के हैं जलवायु वेता। हम लोग बात करेंगे इनके द्वारा 1912 में 1912 में एक थ्योरी दी गई, एक सिद्धांत दिया गया जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत को आप लोग सरल शब्दों में समझना चाहो तो आप यूं कह सकते हैं कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई या महाद्वीप कैसे बने, या हम यूं कह सकते हैं कि जो एक स्थलखंड आपस में जुड़ा हुआ था उस बड़े स्थलखंड से कैसे अलग अलग समय के अंदर अलग अलग भूखंडों के माध्यम से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो मैं कह दूं महाद्वीपों का वितरण कैसे हुआ या महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो भी हम लोग इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को दो अन्य नामों से जान सकते हैं। महाद्वीपीय वितरण का सिद्धांत कह दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और महाद्वीपीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इसके सरल शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं। 1912 में 1912 में जब अल्फ्रेड वेगनर साहब ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उस सिद्धांत के अंदर अल्फ्रेड वेगनर ने मित्रों ये कहा कि जो संपूर्ण विश्व है ये आप कह सकते हो कि पृथ्वी है राउंड, और इस पृथ्वी के अंदर जो केवल 29% हिस्सा है, 29% हिस्सा है, वो भी दक्षिणी भाग का यह स्थल है, और बाकी वाला जो मित्रों 71% जो हिस्सा है वो मित्रों आपको जानकारी है कि जल है, महासागर है, पानी है। तो ये जो उस 29% हिस्सा है, जो ये स्थल है या जो भूमि है, जमीन है मित्रों, जिसमें पर्वत भी हो सकते हैं, पठार भी हो सकते हैं, पहाड़ियां भी हो सकती हैं, ये सभी आपस में जुड़ी हुई है। जैसे कि वर्तमान में आप लोग देख रहे हो कि नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है, अफ्रीका अलग है, एशिया अलग है ना, यूरोप अलग है। तो सब जो स्थलखंड है मित्रों वो सभी वर्तमान के अंदर अपनी अलग अलग स्थितियों को लेकर बैठे हैं। लेकिन उस समय हम लोग बात करेंगे जब अल्फ्रेड वेगनर ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, उस सिद्धांत के अंदर ये कहा कि लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले जब कार्बनीफेरस युग हुआ करता था, तब सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, समय के अनुसार करोड़ों सालों के बाद में ये स्थल एक दूसरे से विखंडित होते चले गए और अपने स्थान को छोड़ते चले गए, और इन्होंने अपना जाके अलग अस्तित्व बना दिया। ये थ्योरी है जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझिएगा।
हम लोग बात करेंगे 1912 में जब ये सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उसमें जो स्थलखंड वाला जो भाग होगा इसे मित्रों अल्फ्रेड वेगनर ने एक जर्मन शब्द दिया जिसका नाम होगा पैंजिया। और इस पैंजिया का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी। इस पैंजिया के चारों तरफ जो मित्रों जल का आवरण होगा, पानी का आवरण होगा, इसे अल्फ्रेड वेगनर ने नाम दिया, उसका नाम होगा क्या मित्रों? पैंथालासा, पैंथालासा। ठीक है, जो स्थल वाला भाग उसे पैंजिया कहा और जो उसके चारों तरफ पानी वाला जो पोर्शन होगा इसे पैंथालासा कहा गया। पैंजिया और पैंथालासा नेचुरल शब्द है, आप लोगों ने कई बार सुने होंगे। समझने के लिए आप लोग यूं समझिएगा, जब ये 1912 और 1913 में ये थ्योरी दी तो तत्कालीन समय में मित्रों आपको जानकारी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ होने ही वाला है। 1914 से लगाकर 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। इस कारण से मित्रों अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत पर इस समय विश्व में किसी ने भी फोकस नहीं किया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरा हुआ उसके बाद 1922 में अल्फ्रेड वेगनर ने अपना एक ग्रंथ लिखा मित्रों जिसका नाम था महाद्वीप एवं महासागर। इस ग्रंथ में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये जर्मनी भाषा में लिखा हुआ था, जर्मन लैंग्वेज में। और इस सिद्धांत का या इस ग्रंथ का वापस जब इंग्लिश भाषा में ट्रांसफर हुआ वो मित्रों समय 1924 होगा। और जब अंग्रेजी भाषा में ट्रांसफर हुआ और लोगों ने उस सिद्धांत को पढ़ा तब तत्कालीन जो भौगोलिक जितने भी भूगोलवेता थे उनमें एक भूचाल सा आ गया। कई सारे भूगोलवेताओं ने इस सिद्धांत की कटु आलोचना भी की और कई सारे भूगोलवेताओं ने इस सिद्धांत को स्वीकार भी किया। हम लोग कुल मिला के यूं कह सकते हैं कि दो मुख्य रूप से इस सिद्धांत के अंदर बातें ऐसी थी जिस कारण से संपूर्ण विश्व है उस जर्मन भूगोलवेता अल्फ्रेड वेगनर का। वो दो बातें कौन सी, उसको सुनिएगा। दो बातें तो ये, पहली बात तो ये कि जो मित्रों स्थलखंड है वो धीरे 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 मूव कर रहा है, गति कर रहा है। किस तरफ? ऊपर की तरफ। हम लोग कह सकते हैं कि विषुवत रेखा की तरफ। विषुवत रेखा कह दो, भूमध्य रेखा कह दो, 0 डिग्री अक्षांश कह दो, एक ही बात होगी। तो ये स्थलखंड बढ़ रहा है भूमध्य रेखा की तरफ और जो भी ये स्थलखंड है ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है किस तरफ भी? पश्चिम की तरफ भी। पश्चिम की तरफ भी इधर गति कर रहा है। ये दो इन लोगों ने यहाँ पे अपने सिद्धांत के अंदर बातें कही है। इसके पीछे कई सारे लॉजिक भी हैं, मैं इनकी चर्चा यहाँ नहीं करूंगा। तो हुआ क्या, हम लोग एक समय का नाम लेते हैं मित्रों, उसको सुनिएगा। एक समय है मित्रों जिसका नाम है कार्बनीफेरस युग। दूसरा समय है मित्रों जिसका नाम है इयोसीन युग। और जो तीसरा समय है उसका नाम है प्लीस्टोसीन युग। दूसरा नाम है जिसका नाम है इयोसीन युग और जो तीसरा मित्रों समय है उसका नाम है प्लीस्टोसीन युग। जैसे जैसे मित्रों जलवायु का परिवर्तन होता है तो कई सालों के समूहों को अलग अलग नामों के माध्यम से जाना जाता है। तो जो कार्बनीफेरस युग है मित्रों ये लगभग आज से 30 करोड़ वर्ष पहले का समय है, 30 करोड़ वर्ष पूर्व। और जो इयोसीन युग देख रहे हैं मित्रों ये लगभग आज से 15 करोड़ वर्ष पहले का समय है, 15 करोड़ वर्ष पूर्व। और जो ये मित्रों आप प्लीस्टोसीन युग देख रहे हैं ये मित्रों आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले का है, 5 करोड़ वर्ष पूर्व। अब अल्फ्रेड वेगनर साहब कह रहे हैं कि इस कार्बनीफेरस युग से ही ये जो स्थलखंड अभी हम लोगों ने बात की थी वो स्थलखंड धीरे धीरे क्या होने लगा? विभाजित होने लगा। और विभाजित होने के बाद जो पैंजिया था मित्रों वो उसका विखंडन हुआ अलग अलग भागों में। उसको आप लोग सुनिएगा। देखना, मैं एक चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। ये मित्रों पृथ्वी है और अब इस पृथ्वी का जो हम लोगों ने पोर्शन बनाया था मित्रों पैंजिया, वो पैंजिया दो भागों में विभाजित हो चुका है।
एक पैंजिया का मित्रों उत्तरी भाग हम लोग कह सकते हैं उत्तरी भाग, और एक मित्रों हम लोग कह सकते हैं पैंजिया का दक्षिणी भाग। और इन दोनों के बीच के अंदर जल भर गया था, पानी भर गया था, इस कारण से जो बीच वाला पोर्शन होगा मित्रों उसे भी हम लोग एक अलग नाम से जाना जाएगा, इसको टेथिस सागर कह सकते हैं, टेथिस सागर। जो ये उत्तरी भाग होगा, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, पढ़ा हुआ होगा आप लोगों के, इस उत्तरी भाग को मित्रों कहा जाता है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो ये दक्षिणी भाग होगा इसको मित्रों कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ध्यान रखना, मैं यूं बता रहा हूं, कार्बोनिफेरस जो ये युग है, जो लगभग आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व था, इसके बाद से ही धीरे धीरे मित्रों पैंजिया में विखंडन होने लगा, और पैंजिया का विखंडन दो भागों में हुआ। पैंजिया का उत्तर वाला पोर्शन है मित्रों वो कहलाएगा अंगारा लैंड, और दक्षिण वाला पोर्शन है मित्रों वो कहलाएगा क्या, गोंडवाना लैंड। इन दोनों के अलग हो जाने से इनके बीच का जो खाली स्थान होगा वहां पे मित्रों पानी भर जाएगा, और उस जगह को मित्रों हम लोग किस नाम से जानेंगे, टेथिस सागर के नाम से। एक और भी कह सकते हो, इस अंगारा लैंड का मित्रों जो पश्चिम वाला भाग होगा, इससे कई सारे भूगोलवेत्ता एक अलग से नाम भी देते हैं, लॉरेंसिया, इसको भी ध्यान रख सकते हो, लॉरेंसिया। तो ये तीन नाम लिए हैं, अंगारा लैंड, लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड। ये तीनों तो हो गए स्थल वाली भूमि, और जो टेथिस सागर है मित्रों ये हो गया जल वाली भूमि या महासागरीय भूमि। अब देखना ये है कि कौन से वाले स्थल खंड से वर्तमान में कौन सा महाद्वीप बना, और कौन से वाले इस जलीय भाग से वर्तमान में कौन से महासागर बने, उसको एक मोटा मोटा मैं बता देता हूं। अभी हमारा मुद्दा मित्रों जो महाद्वीपों की उत्पत्ति का है, तो मैं महाद्वीपों की बातें करके आगे बढ़ जाऊंगा, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। अब सुनिएगा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो पैंजिया का उत्तरी भाग होगा अंगारा लैंड, उनसे क्या बना। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। ये पैंजिया, और इस पैंजिया का मित्रों ये उत्तरी भाग, जिसको हम लोग लॉरेंसिया, और लॉरेंसिया का जो आगे वाला हिस्सा होगा उसे अंगारा लैंड। दो नाम तो ये कह सकते हो, एक बीच वाला जो पोर्शन होगा उसे मित्रों टेथिस सागर कह दो, टेथिस सागर। और जो दक्षिणी भाग है मित्रों, दक्षिणी भाग, इसे गोंडवाना लैंड के नाम से जान सकते हो, गोंडवाना लैंड। अब देखिए सिंपल सी थ्योरी है, ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। विश्व का मानचित्र मित्रों हम लोग देखें, जो उत्तर के अंदर हम लोगों को जो भी महाद्वीप दिखते हैं वो तो बनेंगे किससे, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया से, और दक्षिण की तरफ जो हम लोगों को महाद्वीप दिखते हैं वो बनेंगे किससे, गोंडवाना लैंड से। तो उत्तर की तरफ सबसे पहले हम लोगों को इधर नॉर्थ अमेरिका दिखता है, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका सिंपल सा है, किससे बनेगा, तो अंगारा लैंड आ जाएगा उससे, उत्तरी अमेरिका। यूरोप भी पूरा का पूरा मित्रों उत्तर में है, तो यूरोप भी किससे बनेगा, तो भी उसमें लॉरेंसिया या अंगारा लैंड आ जाएगा। और उसके बाद जो एशिया है, वो एशिया मित्रों उत्तर में भी है और उतना का उतना दक्षिण में भी है। तो उत्तरी जो एशिया वाला पोर्शन है, उत्तरी एशिया, ये मित्रों हम लोग बात करेंगे बनेगा कहां पे, किससे बनेगा, तो लॉरेंसिया या अंगारा लैंड से। अब दक्षिणी भाग जो गोंडवाना, इससे क्या क्या बनेगा वो देख लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका वहां से बना है, तो मित्रों सिंपल सा है कि दक्षिणी अमेरिका किससे निर्मित होगा, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद आप लोग कह सकते हो उत्तरी एशिया इधर से बना है, तो दक्षिणी एशिया किससे बनेगा, तो उसमें आ जाएगा गोंडवाना लैंड। और उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है वो नीचे ही है, दक्षिण में ही है, तो इसमें, और एक जो अंत में बर्फ की चादर ओढ़े रखे जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, वो भी। तो इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ मित्रों गोंडवाना लैंड से, और इन तीन महाद्वीपों का निर्माण हुआ लॉरेंसिया या अंगारा लैंड से। हम लोग कह सकते हैं कि टेथिस सागर से क्या बना, तो इस विश्व के अंदर जितनी भी खारे पानी की जो झीलें हैं मित्रों,
जितनी भी खारे पानी की जो लेक्स हैं, खारे पानी की झीलें हैं, वो सभी इस तैथिस सागर का हिस्सा रही है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, खारे पानी की झीलें। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग इसको अच्छे से देख लें तो हम लोग आगे इसके डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा मुद्दा है मित्रों, वो राजस्थान की उत्पत्ति का है, तो उसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, उसको सुनिएगा। राजस्थान, पहली बात तो बड़ी यही ध्यान रखनी है कि राजस्थान मित्रों तैथिस सागर का भी भाग रहेगा थोड़ा, क्योंकि राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, और तैथिस सागर के साथ साथ मित्रों गोंडवाना लैंड का भी भाग रहेगा। दोनों ध्यान में रखना है। राजस्थान मित्रों पूछे कि तैथिस सागर का हिस्सा है तो भी हाँ भरनी है, और राजस्थान गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तो भी हाँ भरनी है। लेकिन ध्यान रखना, राजस्थान का लॉरेंसिया या अंगारा लैंड से कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छे से मित्रों आप लोगों को ध्यान में रखना है, कथन सत्य असत्य से यहाँ पे गलतियां करवाई जा सकती हैं। तो राजस्थान तैथिस सागर भी है और तैथिस सागर, और दूसरा गोंडवाना लैंड। अब देखिएगा, अब मित्रों प्रश्न ये बनता है कि तैथिस सागर जो है इससे राजस्थान का कौन सा वाला भौतिक प्रदेश बना, और जो गोंडवाना लैंड है मित्रों इससे राजस्थान का कौन सा वाला भौतिक प्रदेश बना। तो बहुत अच्छे से बारीकी से बातें करने जा रहा हूं। तैथिस सागर से मित्रों मरुस्थल का निर्माण हुआ है, ये भी बात ध्यान में रखना है, मरुस्थल। और राजस्थान में जितना भी जो मैदानी भाग है मित्रों, वो मैदानी भाग भी निर्मित हुआ है किससे, तैथिस सागर से। तो राजस्थान में जो भी मरुस्थल है, थार का मरुस्थल कह सकते हो आप वो, और मैदानी भाग ये किसका हिस्सा है, तैथिस सागर का। और गोंडवाना लैंड में क्या क्या आएगा तो आप लोग कह सकते हो, एक तो अरावली पर्वत श्रृंखला या अरावली पर्वतमाला, और दूसरा जो मित्रों राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में जो हाड़ौती का पठार है, जिसमें आप लोगों के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है ना, ये जिले आते हैं वो, तो हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार जिसे मित्रों दक्षिण पूर्वी पठार भी कह सकते हो, दक्षिण पूर्वी पठार। तो ये पठार और पर्वतमाला ये किससे बने, तो गोंडवाना लैंड से। मरुस्थल और मैदानी भाग और खारे पानी की झीलें वो मित्रों किससे बनी, तो उसमें आंसर आ जाएगा तैथिस सागर से। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसको आप थोड़ा सा जल्दी एक बार लिख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी से इसको आप लोग लिख लो, जल्दी से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब सुनो, दो प्रश्न यहां से और भी पूछे जा सकते हैं। वैसे हम लोग जब भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो उनका जिक्र आएगा, तो भी यहां पर भी आप लोग सुन सकते हैं। प्रश्न एक ये यहां से पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, और राजस्थान का जो सबसे नवीनतम भौतिक भाग है वो कौन सा है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर जो मैदान है मित्रों, मैदानी भाग, वो सबसे नवीनतम भौतिक भाग है। और जो मित्रों अरावली है या जो पहाड़ियां हैं अरावली की, ये अरावली मित्रों सबसे प्राचीनतम भौतिक भाग है। प्राचीनतम भौतिक भाग कौन सा, तो हम लोग कह सकते हैं अरावली। और नवीनतम भौतिक भाग कौन सा, तब हम लोग कह सकते हैं कौन सा, मैदानी भाग। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको भी जल्दी से आप लोग ऐड कर लें एक बार। अब सुनो, एक जो अंतिम बात मैं यहां से आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो थोड़ा सा समझने की है। कई बार स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि सर मैदान क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, पहाड़ियाँ क्या होती है, पहाड़ क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं।
तो उसके संदर्भ में एक बेसिक मेजरमेंट लिया जाता है हाइट के हिसाब से या ऊंचाई के हिसाब से। उसको थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद इस वाले टॉपिक का एक प्रश्न भी होगा, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सुनिएगा, मैदान, पठार, पहाड़ियां, पहाड़ एवं पर्वत का निर्धारण कैसे करते हैं। वापस सुनिएगा, हम लोग बात करना चाह रहे हैं मैदान, पठार, पहाड़ियां, पहाड़ और पर्वत का निर्धारण कैसे करते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखना कि इसका निर्धारण मित्रों हाइट के हिसाब से होता है, ऊंचाई के हिसाब से होता है। जिसकी जितनी ऊंचाई है उसके हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि वो मैदान है, पर्वत है, पठार है या पहाड़ है, क्या है। और ऊंचाई मित्रों नापी जाती है कहां से? समुद्र तल से। समुद्र तल या हम लोग कह सकते हैं सी लेवल। और एक ये भी प्रश्न ध्यान रखना है कि जो सी लेवल है वो भारत का, वो कहां से निर्धारित किया जाता है। तो वो चेन्नई, मद्रास कह सकते हो या चेन्नई कह सकते हो। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। प्रश्न आप लोगों का ये भी हो सकता है कि सर जो ऊंचाई का निर्धारण किया जाता है वो समुद्र तल से ही क्यों, स्थल से क्यों नहीं। तो ध्यान रखना कि विश्व के अंदर जितने भी स्थल आकृतियां हैं मित्रों, उन सभी का जो कह सकते हो आकार है, वो सभी का आकार एक समान नहीं है, अलग अलग है। पठार हाइट अलग होगी, पर्वत हाइट अलग होगी। तो एक समान उसकी नहीं होने से हम लोग कह सकते हैं कि जो समुद्र तल होता है उसका लेवल मित्रों एक समान होगा। तो वहीं से हम लोग इन सभी की ऊंचाई का निर्धारण करते हैं। उसको सुनो, ये सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि सी लेवल है, सी लेवल या समुद्र तल कह सकते हो आप लोग। समुद्र तल का मतलब समुद्र की न्यूनतम गहराई नहीं है, जो समुद्र का पानी जो लेयर होती है सबसे ऊपर जहां पानी होता है वहां से नापा जाता है ना। तो एक एक करके हम सब पर चर्चा कर लेते हैं। समुद्र तल से मित्रों यदि 300 मीटर की हाइट तक का कोई स्थल भाग है, 300 मीटर, कितना? समुद्र तल से ऊपर कितना? 300 मीटर। तो उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? मैदान के नाम से। ऐसी सभी स्थलाकृतियों को मित्रों हम लोग क्या कहेंगे? मैदान। 300 से ऊपर और अधिकतम कहां तक? 600 तक। 300 से ऊपर और 600 मीटर तक की जो मित्रों हाइट होगी, 600 मीटर, उसे हम लोग नाम देंगे मित्रों किसका? पठार का। और इस पठार को मित्रों इंग्लिश में प्लेटो कहा जाता है, प्लेटो, प्लेटो या पठार, 600 मीटर। ठीक है। अब 301 भी हुआ मित्रों तो भी वो काउंट होगा किसके अंदर? पठार के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है। 600 तक और 301 से ऊपर और 600 तक, तो वो किस नाम से जाना जाएगा? पठार। अब 600 से लगा के मित्रों 1800 मीटर, 1800 मीटर तक जो भी कोई स्थलखंड होगा उससे मित्रों हम लोग पहाड़ियों के नाम से जानेंगे, पहाड़ियां। ठीक है। और 1800 से ऊपर 2700 तक, 2700 मीटर तक, 2700 मीटर तक, तो हम मित्रों इसे कहेंगे क्या? पहाड़। और सबसे अंत में एक बताना चाहूंगा कि जो 2700 से भी जो ऊपर होंगे मित्रों समुद्र तल से, अबोव, अबोव यानी ऊपर, या सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं कि 2700 से अधिक, तो उसे हम जानेंगे मित्रों पर्वत के नाम से, पर्वत। तो ये सभी का मित्रों मेजरमेंट है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेके या जो आप नोटबुक में नोट कर रहे हैं वहां से भी आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। वापस सुन लीजिएगा, मैं आप लोगों को जो ये स्थल आकृतियां हैं इनका ऊंचाई के हिसाब से कैसे निर्धारण होता है, उसका मेजरमेंट कैसे लिया जाता है वो सुनिएगा। मेजरमेंट मित्रों समुद्र तल से लिया जाएगा और समुद्र तल भारत का कहां से निर्धारित होता है? तो चेन्नई से। उस समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर का कोई भी जो स्थल आकृति होगी उसे मित्रों क्या कहा जाएगा? मैदान। 300 से ऊपर और 600 मीटर तक जो भी स्थल आकृति होगी उसे क्या कहेंगे? पठार या प्लेटो।
और जो सबसे इसका ऊपर भाग, पठार का सबसे जो ऊपरी पोर्शन होता है, इसे मित्रों सपाट या पाट भी कहा जाता है। सपाट या पाट के नाम से भी जाना जाता है। पठार का सबसे जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे सपाट या पाट कहते हैं। 600 से ऊपर और 1800 मीटर की हाइट तक जो मित्रों स्थल आकृति है उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? पहाड़ियां। 1800 से ऊपर और 2700 मीटर तक का जो मित्रों है उसे पहाड़ कहोगे, और 2700 से अधिक जो मित्रों स्थल आकृति होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पर्वत के नाम से। तो ये सारी बातें आप लोग आज राजस्थान के संदर्भ में जाने। हमने कोशिश की इस राजस्थान की उत्पत्ति को समझने की। 2-3 बहुत अच्छे से प्रश्न हम लोगों ने जाने हैं कि राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है वो किससे बना, मैदान है वो किससे बना, राजस्थान में हम लोग बात कर सकते हैं पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कहाँ से बना, राजस्थान का जो पठार है वो कहाँ से बना। ये अच्छा प्रश्न हो सकता है। पूरा जो टॉपिक है ये मित्रों आप लोगों ने समझ लिया हो तो एक मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखवाना चाह रहा हूं। आप लोग उसको लिखें और उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें। प्रश्न लिखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटिए। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटिए। मैं 2-3 कथन बोल रहा हूं, आप लोग उसको लिखें और उसके बाद उसका कमेंट बॉक्स के अंदर सही जवाब भी दें। कोशिश करें उसको हल करने की। पहला कथन, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्वी मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण टेथिस सागर से हुआ है। पहला कथन, वापस बोल रहा हूं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण टेथिस सागर से हुआ है। दूसरा कथन, अरावली पर्वतीय प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। ये दूसरा कथन। तीसरा कथन है, राजस्थान में स्थित खारे पानी की झीलें अंगारा लैंड का भाग है। वापस बोल रहा हूं, राजस्थान में स्थित खारे पानी की झीलें अंगारा लैंड का भाग है। और चौथा कथन, अरावली राजस्थान का सबसे नवीनतम भौगोलिक प्रदेश है। अरावली। ये 4 कथन मैंने जो बोले वो आपके सामने हैं। अब उसके बाद मित्रों जो इस संदर्भ में जो असत्य कथन है वो छांटने हैं, और उस असत्य कथन के हिसाब से कूट आपके सामने दिया हुआ है ABCD। A दूसरा तीसरा, B तीसरा चौथा, C पहला चौथा, D पहला दूसरा। कौन सा असत्य है ये आपको बताना है। एक प्रश्न जो मेंस के लिए मैं बोल रहा हूं उसको भी आप लोग लिखें। 50 शब्दों में उस प्रश्न को आप लिखने की कोशिश करें। जो RS और UPSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए प्रश्न है, राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में, राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर सचित्र प्रकाश डालिए। प्रश्न एक बार वापस दोहरा रहा हूं, राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर सचित्र प्रकाश डालिए। 50 शब्दों में इस प्रश्न को आपको लिखना है। उम्मीद करूंगा कि राजस्थान ज्योग्राफी की पहल हम लोगों ने की है वो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। आप लोगों का लगातार सहयोग और प्यार यदि रहा तो इस सीरीज को मैं लगातार रखूंगा, कंटिन्यू रखूंगा। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अधिक से अधिक आप लोगों की क्वारी आनी चाहिए। कोई बात नहीं समझ में आई तो आप पूछें। उसके अलावा जो आप लोगों के कमेंट्स हैं वो हमारा मोटिवेशन बने, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा। थैंक यू वेरी मच।